वंदे मातरम। मैं अरविंद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी साहित्य, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम के तहत और बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ, काल विभाजन और विशेषकर आदिकाल के नामकरण की समस्या पर चर्चा करूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ का जो प्रश्न है वो सीधे सीधे हिंदी भाषा की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है कि जब से हिंदी भाषा की उत्पत्ति तभी से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि लगभग विक्रम संवत 1050 के आसपास समाज में विचार विमर्श करने के लिए एक बोली थी, अर्थात उस बोली में लोग विचारों का आदान प्रदान करते थे। तब तक उस बोली में साहित्य लिखने की क्षमता नहीं थी क्योंकि उसमें पर्याप्त शब्द भंडार का अभाव था, लेकिन उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होने लगा। तत्सम शब्द कौन से? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, और उसका शब्द भंडार पर्याप्त हो गया। उसमें साहित्य लिखने की क्षमता आ गई और नई भाषा का निर्माण हुआ जिसे हिंदी कहते हैं। अब काल विभाजन की बात करें तो काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला जो काल है, जो विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक चलता है, उसे आदिकाल कहते हैं। विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक जो काल है उसे भक्ति काल नाम दिया गया है, और विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक जो काल है उसको रीतिकाल नाम दिया है, और विक्रम संवत 1900 से अब तक का जो कालखंड है उसे आधुनिक काल नाम दिया है। आसानी से समझने के लिए विक्रम संवत की जगह क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार सन के हिसाब से समझने में आसान रहेगा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल 1867 से शुरू होता है। 1867 से 1900 तक भारतीय युग, 1903 से 1920 तक द्विवेदी युग, 1918 से 1936 तक छायावाद जिसके पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा कवि रहे, 1936 से प्रारंभ होता है प्रगतिवाद, और 1943 से शुरू होता है प्रयोगवाद, 1954 से शुरू होती है नई कविता, और 1960 के बाद होती है साठोत्तरी। तो इस तरह ये मोटा मोटा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है। अब बात करते हैं आदिकाल के नामकरण की समस्या की। क्यों समस्या उत्पन्न हुई? क्योंकि इस युग के जो 1050 से 1375 के मध्य में जो साहित्य लिखा गया है उसके अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग नाम दे दिए। आलोचकों से मतलब कोई बुराई करने वाला नहीं, आलोचक का साहित्यिक दृष्टि से जो विश्लेषण है वो होगा आ प्लस लोच प्लस इक। आ मतलब चारों ओर, लोच देखना, इक इसमें प्रत्यय है। तो चारों ओर देखकर साहित्य का विश्लेषण करें वो आलोचक। रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल संस्कृतायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, ये 5 जो आलोचक हैं इन्होंने इस युग के अलग अलग नाम दिए हैं। अब समस्या खड़ी ये हो गई कि किस नाम को स्वीकार करें, किस नाम को अस्वीकार करें, और अस्वीकार करें तो किस आधार पर अस्वीकार करें। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिए गए नाम वीरगाथा काल की, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंतों की प्रेरणा से लिखे गए जो चारण साहित्य है, जो रासो साहित्य है, उस आधार पर इस युग का नाम वीरगाथा काल नाम दे दिया। उन्होंने माना कि इस युग में ज्यादातर युद्धों का वर्णन है। उन्होंने माना कि इस युग का जो कवि है वो कलम के साथ साथ तलवार का भी धनी है, वह राजा का दरबारी कवि है, मित्र भी है, दिन में राजा के साथ युद्ध लड़ता है और उस युद्ध का आंखों देखे हाल का चित्रण रात को साहित्य में करता है, और इसी कारण उनके साहित्य में युद्धों के वर्णन में चित्रात्मकता आ गई।
आदिकालीन जो युद्धों का वर्णन कवि ने किया है उसमें सजीवता है, और उस सजीवता के कारण, युद्ध वर्णन की अतिरंजना के कारण, वीरों की गाथाओं के कारण रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को वीर गाथा काल नाम दे दिया, अर्थात इस युग में वीरों की गाथाएं हैं। आचार्य आचार्य द्विवेदी ने इसको अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इस युग में 5-6 प्रकार का साहित्य लिखा गया है। चारण साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। अमीर खुसरो इसी युग का कवि है, विद्यापति इसी युग का कवि है। तो 5-6 प्रकार का जो साहित्य लिखा गया है, तो आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि केवल एक चारण साहित्य के आधार पर इस युग का नाम दे देने से अन्य जो नाम है, अन्य जो साहित्य है उनका तिरस्कार हो जाता है। इस नाम की परिधि में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो और विद्यापति नहीं आ पाते, अर्थात यह नाम अपने आप में एकांगी है, आधा अधूरा है। तो खंडन करते हैं आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल नाम का, और ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के संधि काल और चारण काल की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस युग का नाम संधि काल और चारण काल नाम दिया है। संधि काल का मतलब कि यह युग 2 भाषाओं का संधि स्थल है, अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा। एक भाषा में साहित्य छूटा जा रहा था, एक भाषा में स्टार्ट हुआ था, तो दोनों का संधि स्थल है। संधि स्थल की वजह से उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। 2 नाम दिए उन्होंने, संधि काल और चारण काल। और सामंतों की प्रेरणा से चारणों ने जो साहित्य लिखा है, उस जो रासो साहित्य लिखा है, उस आधार पर इन्होंने 2 नाम देने का प्रयास किया है। अपभ्रंश साहित्य का लिखा गया सिद्ध कवियों द्वारा साहित्य, और चारणों द्वारा लिखा गया रासो साहित्य। लेकिन आचार्य आचार्य द्विवेदी इस नाम का भी खंडन करते हैं। वो मानते हैं कि इस नाम को स्वीकार कर लेने पर भी जैन साहित्य और नाथ साहित्य और अमीर खुसरो और विद्यापति इस नाम की परिधि में नहीं आ पाते, तिरस्कार सा होता है उन साहित्य का। यह नाम भी आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के सिद्ध सामंत काल की। इन्होंने भी 2 नाम दिए हैं। सिद्धों द्वारा लिखा गया साहित्य और सामंतों की प्रेरणा से वही रासो साहित्य। इन्होंने भी अपभ्रंश साहित्य को इसमें समेटा है। चारण साहित्य केवल 2 नामों के आधार पर इन्होंने भी 2 नाम देने का प्रयास किया है। लेकिन आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी इसका भी खंडन करते हैं। कारण स्पष्ट कि इस नाम की परिधि से भी जैन साहित्य और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति छूट जाते हैं। कुल मिला के नाम ऐसा हो जिसमें 6 प्रकार का जो साहित्य लिखा गया है वो उस परिधि में आ जाते हैं। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम ऐसे किया जा चुका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम उसका खंडन किया जा चुका है, वीरगाथा काल नाम का खंडन किया जा चुका है। एक नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बीज भवन का नाम तो काफी अच्छा था, लेकिन उन्होंने इस नाम के पीछे कोई तर्क नहीं दिया, इसलिए इस नाम के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की। अब आता है आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल। उन्होंने उपरोक्त सभी नामों का खंडन किया। उसके बाद अपना जो नाम दिया आदिकाल, उसके पीछे कोई प्रारंभिक युग है इस वजह से आदिकाल नाम नहीं दिया कि भाई ये शुरुआती युग है इसलिए इसका आदिकाल नाम दिया। उनका तर्क है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल में जितनी भी प्रवृत्तियां पुष्पित और पल्लवित हुई हैं, प्रवृत्तियां जैसे भक्ति की प्रवृत्ति, नीति की प्रवृत्ति, वीर रसात्मक प्रवृत्ति, प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति, ये सारी प्रवृत्तियां जो पुष्पित और पल्लवित हुई हैं, अर्थात इन सब का जो विकास हुआ है, भाषाओं की दृष्टि से जो विकास हुआ है, खड़ी बोली का आज इतना जो विकास हुआ है,
उन सब का मूल उद्गम स्रोत है, मूल जो उनकी प्रसव बेला है वो आदिकाल है। इसलिए इस युग का नाम उन्होंने आदिकाल नाम देना उपयुक्त समझा और बाद के सभी विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार कर लिया, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल। समस्या इसलिए खड़ी हुई आदिकाल नामकरण की समस्या, क्योंकि साहित्य लिखा गया है 6-7 प्रकार का। चारणों द्वारा लिखा गया रासो साहित्य, जैन कवियों द्वारा लिखा गया जैन साहित्य, सिद्ध कवियों द्वारा लिखा गया सिद्ध साहित्य, नाथ कवियों द्वारा लिखा गया नाथ साहित्य, अमीर खुसरो इसी युग का कवि है, विद्यापति इसी युग का कवि है, प्राकृत साहित्य भी इस युग में लिखा गया है। अब 7 प्रकार का जो साहित्य लिखा गया है, एक ऐसा नाम हो जो इन सभी साहित्य को अपनी परिधि में समेट ले। लेकिन ना तो रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल नाम इसमें समेट पाता, ना डॉक्टर रामकुमार वर्मा का संधिकाल चारण काल नाम अपने में समेट पाता, ना महापंडित राहुल संस्कृतायन का दिया हुआ सिद्ध सामंत काल नाम अपने में समेट पाता, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज बपन काल नाम दे के छोड़ता थे, वो ज़्यादा चर्चा करते नहीं उसके बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आदिकाल है वो लगभग सभी प्रकार का जो साहित्य लिखा गया है वो अपने नाम की परिधि में उनको ले लेता है। इसलिए इस युग का नाम अभी तक वीरगाथा काल नाम अनुपयुक्त मानते हुए इस युग का जो नाम है वो आदिकाल नाम स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन इस तरह आता है कभी कभार कि आदिकाल और वीरगाथा काल नाम में से कौन सा नाम उपयुक्त है, कौन सा नाम अनुपयुक्त है। तो सारांश निष्कर्ष जो निकल के आता है वो वीरगाथा काल नाम अस्वीकार करते हैं विद्वान, और लगभग सभी विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल नाम को स्वीकार कर लेते हैं। बात करें थोड़ी इनकी आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की, तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करें तो जो चारण साहित्य है उसमें श्रृंगार और वीर जो दोनों विरोधी भावों के रस है उसका समन्वय का प्रयास है, अर्थात श्रृंगार और वीर रस का उसमें अद्भुत समन्वय करता है। विरोधी भावों के रस है, श्रृंगार अलग प्रकृति का रस है, वीर अलग प्रकृति का रस है, लेकिन ये अद्भुत विशेषता है आदिकालीन कवि की कि उन्होंने विरोधी भावों के रसों का समन्वय कर दिया। उस समय जितने भी युद्ध हुए कवियों ने ये कल्पना की, बाद के विद्वानों ने ये माना कि उस समय के जितने भी युद्ध हुए वो साम्राज्य विस्तार की भावना से नहीं हुए। उनका कारण था किसी पड़ोसी राजकुमारी या रानी का अपहरण करना। तो कवि सबसे पहले पड़ोसी राजकुमारी अथवा रानी की सुंदरता का चित्रण करता है और सुंदरता के चित्रण करने के कारण उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। जितनी सुंदरता का चित्रण किया, राजा युद्ध के लिए उद्यत हुआ उसको प्राप्त करने के लिए, जितना ज्यादा श्रृंगार का चित्रण उतना खतरनाक युद्ध। तो जो श्रृंगार और वीर रसात्मक जो विरोधी प्रकृति है उनका अद्भुत संयोग है। इस युग का जो कवि है वो कलम के साथ साथ करवालग्राही है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वो राजा का दरबारी कवि है, मित्र भी है, दिन में राजा के साथ युद्ध करता है, रात को उस युद्ध का आंखों देखे हाल का वर्णन करता है। अब एक समस्या खड़ी हो गई कि जो रासो साहित्य है उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे। क्यों? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो उस समय साहित्य लिखा, आधा तो चंद्रवरदाई ने लिखा, आधा चल्लन ने लिखा। पुस्तक चल्लन हाथे दे चल चंद्र प्रकाश। अब इतिहासकार इस बात को नहीं मानते कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के हाथ हुई है, जबकि पृथ्वीराज रासो के हिसाब से पंक्तियां आती है कि 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताही पर सुल्तान है मच्चू के चौहान, ये चंद्रवरदाई ने कहा, और पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा और मोहम्मद गोरी मारा गया। लेकिन इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के हाथों हुई है। तो ये जो साहित्य है
दरबारी साहित्य राजा के प्रति अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन करने की उन कवि की लालसा है, मित्रता निभाने का उनका जो धर्म है, दरबारी जो साहित्य है, उस कारण से यह जो साहित्य है इसमें ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है। साथ ही इसमें जो राष्ट्रीयता की भावना है वो बहुत सीमित है। उनको उनकी राष्ट्रीयता की भावना तो है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता की भावना सिर्फ वहीं तक है जहां तक राजा उस रियासत की सीमा है। उसको पड़ोस रियासत से क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, उनको अपनी रियासत तक उसकी सीमा है। तो उस युग का जो साहित्य है उसमें श्रृंगारो वीर रस का अद्भुत समन्वय, ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है दरबारी साहित्य होने की वजह से, राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने की वजह से, और राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बहुत सीमित दिखाई देती है। इस प्रकार जो आदिकालीन साहित्य है उसमें एक जो समस्यात्मक जो प्रश्न है वो आदिकाल के नामकरण की समस्या, उसका कारण तो यह है कि 5, 6, 7 प्रकार का साहित्य लिखा गया है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दे दिया। अंततः वीरगाथा काल नाम और आचार्य अजात प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल नाम में से वीरगाथा काल नाम का खंडन करके आचार्य अजात प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को स्वीकार करना है। थैंक यू।